Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss OG3 jobs in ज़राई तरक्याती बैंक जिसका टेस्ट जो है वो OTS के थ्रू होगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मींस कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, एज कितनी रिक्वायर्ड है, उसके अलावा हम अप्लाई किस तरह करेंगे और हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। मीन्स सिलेबस क्या होगा जिसके थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी होगी और इस वीडियो में हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे सिलेबस के हर पोर्शन के हिसाब से, ताकि अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस OG3 के पेपर में आते हैं। नाउ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो OG3 की जॉब्स आई हैं उसमें टोटल पोजीशन जो हैं वो 300 हैं। इट मीन्स ओवरऑल पाकिस्तान से जो है वो 300 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको OTS की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको फिल करना होगा। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट मीन्स कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएट, मीन्स कम से कम ग्रेजुएट हो आप। ठीक है, और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स लाइक बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, IT, कंप्यूटर, लॉ, HR मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप इन डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें आपने ग्रेजुएट किया है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा मास्टर डिग्री होल्डर इन अबव डिसिप्लिन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ इन जो ऊपर डिसिप्लिन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं, उनमें तो आपको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, और बेहतरीन अगर ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है ग्रेजुएट, तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे डिसिप्लिन से ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। Now maximum age will be 26 years as on closing date to apply, मीन्स जिस दिन लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, उस दिन तक अगर आपकी एज 26 इयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम एज जो है वो 26 इयर्स है। मिनिमम 2.5 CGPA रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 4 है टोटल, उसमें से आपकी 2.5 होनी चाहिए कम से कम। और अगर 5 है आपकी CGPA, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 5 CGPA होती है, तो उसमें से आपको 3.5 आपकी लाजमी होनी चाहिए, इससे कम नहीं है होनी चाहिए। अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका जो है परसेंटेज सिस्टम है तो उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर आपकी 2 नेशनैलिटीज हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। Applicants with criminal records or terminated by any organizations are not eligible to apply. मीन्स कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और वहाँ पे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से आपको टर्मिनेट किया गया है या आपको टर्मिनेट किया गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। Now how to apply? Now point number 1 is interested candidates apply online through website www.ots.organization.pk। आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना है OTS की, ठीक है, और इसमें ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उसके थ्रू अप्लाई करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक OTS वेबसाइट। तो आपको जो है रेगुलरली मतलब रोजाना जो है वो OTS की वेबसाइट को चेक करना है फॉर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इसलिए कि कहीं जो है कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ना हो जाए रिलेटेड टू OG3, तो आप रेगुलरली जो है चेक करते रहें। सही है, और उस अनाउंसमेंट में है कि रोल नंबर स्लिप जो है हो सकता है कि वो आ जाए। सही है,
उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको जो है वो सिलेबस वगैरह बताते हैं, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इन चीज़ों के लिए आप विजिट करते रहें, वेबसाइट को देखते रहें, ठीक है। Interested candidates may apply online within 20 days of publication of this advertisement. अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप जो है ईमेल कर सकते हैं info@ots.organization.pk पे, और उन्होंने नंबर भी दिया है आपका, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम OTS की वेबसाइट को ओपन करेंगे, सही है। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो डिफरेंट ऑप्शन होंगे, उसमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो करंट रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे, सही है। अब उसमें एक प्रोजेक्ट है ज़रई तरक्याती बैंक लिए, और ये लिखा हुआ होगा कौन सी पोस्ट है, OG3 की पोस्ट है, ज़रई तरक्याती बैंक का प्रोजेक्ट है, और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 12/6/2022, मतलब 12 जून। व्यू करेंगे, व्यू के बाद हमारे पास जो है वो एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हम क्लिक कर देंगे, सही है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, जिसमें नेम देना है, हमें मोबाइल नंबर देना है, सही, बिल्कुल करेक्ट, CNIC नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। जब हम ये सब चीज़ें लिख लेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। नाउ हमने लॉगिन किया तो उसमें हमने ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई किया है, उसको अप्लाई करेंगे, देन लॉगिन। हमारे पास स्टेप 1 क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सही है, जिसमें डेट, मंथ और ईयर बहुत केयरफुली आपको फिल करना है, क्योंकि इससे आपकी एज का अंदाज़ा होता है, सही है, कि आप ओवर एज तो नहीं है, इसलिए तो बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा ना। ईमेल लिखना है, ईमेल इसलिए क्योंकि इस पर आपको इन्फॉर्म करा जाता है कि रिजल्ट। इसके अलावा जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन और कंट्री, वो कंट्री कौन सा कंट्री, आप कौन से कंट्री में रहते हैं। पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर आपको पोस्ट कर सकते हैं, सही है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लाइक हैदराबाद, कराची, सेंट्रल कराची, तो आपको फिल करना होगा। मैंने बदीन फिल किया है। मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, आप कौन से प्रोविंस में रहते हैं, डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है। डिसेबिलिटी और गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर्म फोर्स है कोई आपका, मतलब आर्मी में है, और कोई सिविल सर्वेंट है, और जो इसमें था ज़रिए तरक्याती बैंक में, और अपनी कास्ट बतानी है, देन सेफ एंड कंटिन्यू। सेकेंड स्टेप विच इज़ पिक्चर अपलोड। पिक्चर अपलोड करने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, जो केयरफुली पढ़ लिएगा, यानी किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। नाउ चूज फाइल, इससे आपके थ्रू आप अपलोड करेंगे, ठीक है। कुछ फोटो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ हम फाइल को चूज करेंगे, ठीक है। फिर हम डिफरेंट फाइल में से अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके अपलोड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, सही है। तो हमारी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ये हमारे फॉर्म पर आएगी। नाउ थर्ड स्टेप, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। Please enter the complete academic and qualification detail by using add button। मीन्स आप अपनी complete qualification जो है, जो आपसे डिटेल्स मांगी गई हैं, उनको लिखेंगे एंड ऐड बटन करते जाएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होती जाएगी। ना क्वालिफिकेशन सबसे पहले जो है वो हमारी मैट्रिक है, मीन्स SSC, डिग्री नेम लिखेंगे, मैट्रिक साइंस, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट कौन सा था आपका मैट्रिक में, ठीक है। उसके बाद पासिंग मंथ कौन सा था, किस मंथ में आपको जो है आपने पास किया था, पासिंग ईयर किस साल में पास किया था, जैसे मैंने 2013 लिखा है, सही है। तो आप भी इसी तरह पासिंग ईयर में जो है 2013 लिखेंगे। एकेडमिक टर्म्स, ठीक है, कि सेमेस्टर सिस्टम था या एनुअल सिस्टम था, ये लिखेंगे। जो हमारा SSC होता है वो बेसिकली जो होता है वो एनुअल सिस्टम होता है, एक बार एग्जाम होता है और रिजल्ट आ जाता है। टोटल मार्क्स बताने हैं, ऑब्टेन कितने किए थे आपने, ये बताना होगा। परसेंटेज क्या थी, डिवीजन या ग्रेड कौन सा था और कौन सा
इंस्टीट्यूट था, कौन सा बोर्ड था जिसके थ्रू आपने एग्जाम दिया था, और कौन सा सेशन था, मतलब कौन सी ईयर में आपने एडमिशन लिया था और कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए, इन दोनों में ये लिखना होगा। देन आप ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो इंफॉर्मेशन जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन वो ऐड हो जाएगी। नाउ आपने अभी एसएससी दी है मैट्रिक, अब उसके बाद क्या आता है आपका HSC। सो जो आप अब फिल करेंगे क्वालिफिकेशन में वो होगा आपका HSC, हायर सेकेंडरी स्कूल। डिग्री नेम क्या है आपका FSC, प्री इंजीनियरिंग करा है मैंने फिल। आप जो है वो साइंस भी कर सकते हैं अगर आपने साइंस में किया है। मेजर सब्जेक्ट प्री इंजीनियरिंग था, ठीक है। पासिंग मंथ, जिस मंथ में पास किया होगा आपने, पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने पास किया है। एकेडमिक टर्म्स क्या थी, मतलब सेम एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। तो आप ग्रेड बताएंगे, ए ग्रेड था, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है, ठीक है। उसके अलावा स्कूल कॉलेज या कौन से बोर्ड से आपने जो है इंटर किया था। एकेडमिक सेशन बताना है, कौन सी ईयर में एडमिशन लिया था, इंटर में कौन सी ईयर में आए थे और कब एंड हुआ था, ये बताना होगा। देन अगेन आप ऐड बटन कर देंगे ताकि आपकी ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाए क्वालिफिकेशन में, सही है। इसके साथ साथ जो है आप अपनी बैचलर्स की इंफॉर्मेशन को भी, आपने बैचलर्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट में किया है, ठीक है, डिग्री नेम क्या था और मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से थे। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस था तो आप फाइनेंस लिखेंगे, अकाउंटिंग था तो अकाउंटिंग लिखेंगे, और पासिंग मंथ बताना है, कौन से मंथ में आपने पास किया था, अपने बैचलर्स कंप्लीट किया था। ईयर बताना है, पासिंग ईयर। एकेडमिक टर्म मींस एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था। अगर सेमेस्टर सिस्टम होता है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है वो टोटल मार्क्स यानी CGPA होती है वो कितनी थी, 4 थी, 5 थी, आपने कितनी ऑब्टेन की है आपको ये बताना है। परसेंटेज भी पता होती है वो भी लिखेंगे। डिवीजन, कॉलेज साइड से जो करते हैं उनका डिवीजन होता है, A डिवीजन, B, C डिवीजन यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो कोई इंस्टीट्यूशन कॉलेज किससे आपने पास आउट किया है ये लिखेंगे। एकेडमिक सेशन बताएंगे कि कौन से सेशन में एडमिशन लिया था और पास आउट कब किया है, ठीक है। इसको भी आप ऐड बटन क्लिक करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो इन सेम वे में आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करते जाएंगे ना। जब आप अपनी सारी एकेडमिक इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास है आई एक्नॉलेज दैट, उस पर टिक मार्क करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना। फोर्थ स्टेप आ जाएगा हमारे पास, वो है हमारी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आप लिखेंगे यस, और नहीं है तो नो लिखेंगे। नो लिखेंगे तो आपको कुछ भी मजीद डिटेल्स नहीं देनी। लेकिन अगर आप यस लिखेंगे तो आपको डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या थी, नेम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जॉब टाइटल क्या था, और आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ब्रीफली मैक्सिमम जो है वो 100 वर्ड्स का एक डिस्क्रिप्शन देना होगा, जॉब के बारे में बताना होगा। क्या स्टेटस था आपका, मतलब कंप्लीट हो गई थी या अभी कंटिन्यू है आपकी जॉब, और जो है स्टार्ट कब की थी, और आपने अगर छोड़ दी है या कंप्लीट हो गई है तो कौन सी डेट पे कंप्लीट हुई थी। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप जो है यस यानी ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। सो अगर आपने एक से ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो आप हर जॉब के बारे में जो है वो डिटेल को फिल करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करते जाएंगे। तो जितना एक्सपीरियंस होगा हर बार आप उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। जब आपको लगे आपने सारी इंफॉर्मेशन यानी हर जॉब के बारे में ऐड कर दिया है तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एड अ कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल। उस पर टिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप ओपन हो जाएगा जो है हमारा टेस्ट सेंटर। मतलब जो जो टेस्ट सेंटर आप चाहते हैं जहाँ पे आपका टेस्ट हो उसको ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप कराची चाहते हैं तो आप कराची क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। सो हमारा सिक्स स्टेप ओपन होगा जो ओवरव्यू होगा। इट मीन्स
आप जो है अपने फॉर्म को एक बार रीड आउट कर लें केयरफुली, और रीड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक है आपके फॉर्म में, तो आप जो है वो एडिट करें, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करें। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपलोड पिक्चर, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, टेस्ट सेंटर। इट मीन्स कि अगर आपको इन जगह पे मतलब इनमें से किसी एक ऑप्शन में मसला है, मतलब आपको ऐसा लगता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है, तो आप उस पर क्लिक करें तो आपका स्टेप 1 ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको लगता है एकेडमिक इंफॉर्मेशन में मिस्टेक है, तो आप उस पर क्लिक करें। जहाँ आपको लगता है मिस्टेक है, आप उस ऑप्शन में उस स्टेप पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और आप उसको एडिट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, आपको ऐसा लगा कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए केयरफुली एक बार आप उसको रीड आउट कर लें, देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर आप उसको सबमिट करें। आपकी अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो लिखा हुआ आ जाता है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड और योर रेफरेंस नंबर इज योर CNIC नंबर। ठीक है। सबसे अहम बात ये कि आपको इस जॉब के लिए कोई चालान नहीं भरना, जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसको सबमिट करना है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, कोई चालान भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे OG3 का, ताकि हम प्रिपरेशन कर सकें उसके अकॉर्डिंग, और कुछ क्वेश्चंस पास पेपर में से हम देखेंगे कि किस, ताकि अंदाज़ा कर सकें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, OTS वाले किस तरह का टेस्ट लेते हैं। टोटल MCQ जो आते हैं पेपर में वो 100 होते हैं, जिसमें इंग्लिश के जो MCQs थे पास पेपर में वो 30 थे, जिसमें इंक्लूड था हमारा एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। मींस ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि आप बताएं कि इसका एंटोनियम क्या है, और इसके अलावा ये एक ब्लैंक में भी आ जाते हैं, मतलब एक पूरी प्रॉपर ब्लैंक दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि सुइटेबल वर्ड या सेम मीनिंग का वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। इस तरह से एंटोनियम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं और सिनोनियम्स के भी। एनालॉजीज आ जाती हैं, और स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग्स दी जाती है, थोड़ी मिसस्पेल होती हैं और कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से आपको गलत या सही स्पेलिंग को चूज करना होता है। पंक्चुएशंस दी जाती हैं। पंक्चुएशन सब टाइप जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में भी दी जाती है, एक सेंटेंस को तोड़ दिया जाता है, सही है, और उसमें डिफरेंट पंक्चुएशंस लगा दी जाती है, पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें सही पंक्चुएशंस लगी हुई है। ये चंद क्वेश्चंस हैं जो हमने पास पेपर में से लिए हैं, ताकि अंदाजा कर सकें आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉजीज हैं। फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट एंड अलोफनेस। इन्वॉल्वमेंट एंड अलोफनेस जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन्वॉल्व हो जाना इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, और अलोफनेस मतलब होता है तन्हाई में रहना। तो एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, तो क्लमजीनेस का हमें सिनोनियम ढूंढना है। क्लमजीनेस मतलब होता है अनस्किल्ड, ठीक है, ठीक है। फनेंस, फनेंस मतलब ऑप्शन ए जो है वो फनेंस है, वो ट्रू है, क्योंकि फनेंस मतलब होता है हमारा स्किल्ड। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इज मोस्ट डिसिमिलर टू। यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो डिसिमिलर मतलब अपोजिट है किसके। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज यूनिफॉर्म सेम होता है, और डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 6 है एनालॉजीज का ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर। वेलकम का क्या होगा, इजेक्ट होगा। ये सिनोनिम्स एक दूसरे। नाउ 6 now next question is find a word that is misspelled। ये misspelled word हमें बताना है कौन सा है, ठीक है ना। अब हम हर ऑप्शन को पढ़ेंगे
अच्छे से उनकी स्पेलिंग्स को तो हमें समझ आ जाएगा कि अनाउंसमेंट जो है ऑप्शन ए वो मिसस्पेल्ड है, क्योंकि अनाउंसमेंट में डबल एन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड बताने कौन सा वर्ड है? जॉकी, जॉकी, जॉकी जो है वो स्पेलिंग सही है, यही होती है। इक्वेस्टेरियन, ये भी सेम है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा है नो मिस्टेक, वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन 3 वर्ड्स में जो है कोई मिस्टेक्स नहीं है। सो इस पेपर या इन क्वेश्चंस को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनालॉजीज आती हैं और किस टाइप की आती हैं, अगर आपके पास सिनोनियम्स और एंटोनियम्स किस टाइप के आते हैं, और मिसस्पेल्ड वर्ड्स। लास्ट पेपर में मिसस्पेल्ड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा आए थे, तो मिसस्पेल्ड यानी स्पेलिंग्स को जो है वो आप अच्छे से कर लें। इंग्लिश के बाद जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो 20 थे, और इस नीचे चंद क्वेश्चंस दिए गए हैं पास पेपर के, जिसको पढ़ के आप अंदाजा कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डक ऑन एवरेज लेज डैश देन ऑफ अ हैन इन अ ईयर। मतलब बताना है कि डक एवरेज कितने एग्स देती है हैन के मुकाबले में एक साल में। So option is A is correct option, means 30 to 40 eggs lesser, मतलब डक जो है वो 30 से 40 अंडे कम देती है हैन के मुकाबले में एक साल में। सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फिश इज, फिश में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? लेस देन 30% प्रोटीन होता है। Now next is which one of the following is the rabi crop? rabi crop बतानी है कौन सी होती है? कॉटन है, मेज है और हमारा मस्टर्ड है। तो ऑप्शन डी जो है वो मस्टर्ड है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। मस्टर्ड जो है हमारी राबी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 30 now next question is which of the following country is the largest producer of wheat in the world? ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा प्रोड्यूसर कंट्री जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का? सो ऑप्शन डी इज चाइना, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज लेयरिंग इज यूजफुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ डैश, मीन्स लेयरिंग एक टर्म है, वो यूज होती है किसकी प्रोपगेशन के लिए? रोज के, गार्लिक, लेमन, शुगर केन। इन 4 ऑप्शन में से लेयरिंग का मेथड किसके लिए यूजफुल है? रोज के लिए। ऑप्शन ए रोज के लिए लेयरिंग का मेथड जो है वो बेस्ट है। G3 के पेपर में मैथ एमसीक्यूज भी आते हैं, और वो कितने हैं आए थे? 20 एमसीक्यूज आए थे लास्ट टाइम। सो कुछ क्वेश्चंस हैं पास पेपर के जो मैंने शेयर किए हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री centigrade. Average for Thursday, Friday and Saturday was 41 degree centigrade. If temperature on Saturday is degree centigrade, what was the temperature on Wednesday? Wednesday को हम क्या टेम्परेचर था हमें ये बताना है। आप इस पूरी प्रॉब्लम को पढ़ें तो ये एक एवरेज की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आपको एवरेज के फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। तो आपका आंसर 39 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना होगा। नाउ Ali age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. मीन्स अली की एज जो 5 साल पीछे अगर थी, तो अगर हम उसे 5 टाइम्स कर दें, मतलब उस एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी एज बन जाएगी 15 ईयर्स बाद। मतलब 15 ईयर्स गुजरने के बाद जो एज होगी वो आ जाएगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अली? अभी प्रेजेंट एज बतानी है, सही है। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चला एवरेजेस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परसेंटेज की प्रॉब्लम आ सकती है और एज प्रॉब्लम आ सकती है। विच नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद अपना फैक्टर होता है। तो इधर 9 है, 9 भी
ज्यादा टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है। 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 4 के भी ज्यादा होते हैं, 10 के भी ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो 2 है ना, सिर्फ वो प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैन वर टू सेल हिज शेयर फॉर ₹720 में सेल कर रहा है, ही वुड लॉस 25%। और कितना लॉस होगा उसका? 25% वो लॉस में जाएगा अगर वो 720 में सेल करेगा। तो टू गेन 25%, अगर वो 25% गेन चाहिए तो बताएं उसको कितने में सेल करनी है। तो आपको सेलिंग और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इन सब की प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी। सही है। तो आपको अंदाजा हुआ पेपर को देखकर कि एवरेज प्रॉब्लम आ सकती है, परसेंटेज आ सकती है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, इसमें डिस्काउंट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और एज प्रॉब्लम भी आती है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, आपको इस सब नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और वर्क प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, ये सब जो बेसिक मैथ होता है जो तकरीबन हर पेपर में आता है, वो आपको आना चाहिए, तो आपका मैथ पोर्शन हो जाएगा इजीली। सो जनरल नॉलेज एमसीक्यूज भी आते हैं OG3 के पेपर में। तो लास्ट टाइम 15 एमसीक्यूज आए थे। अब हम नीचे मैंने कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसको पढ़ के अंदाजा करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पास्ड अवे इन द एज ऑफ, एज बतानी है हमें। सो ऑप्शन डी 63 एज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन मुस्लिम। फर्स्ट वुमेन मुस्लिम जो थी वो है हमारी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3 is, if force is expressed in newtons and the distance in meters, so अगर न्यूटन और डिस्टेंस मीटर्स में होगा तो न्यूटन मीटर बन जाएगा। तो आप बताएं कि वर्क डन किस में एक्सप्रेस होगा। न्यूटन मीटर हम किसे कहते हैं? न्यूटन मीटर हम जूल्स को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, फॉग which consists of large particles of moisture is called mist. Mist कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट्स ऑफ मेटल्स। हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाती है सल्फेट्स ऑफ मेटल की वजह से। कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ, किसको यूज करके? जिलाइट्स को यूज करके। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। Next is, the location and energy of an electron in an atom can be specified by, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और लोकेशन को एक एटम में हम स्पेसिफाइड करते हैं किससे? ऑप्शन सी क्वांटम नंबर से। ये हमारे चंद क्वेश्चन थे जिसको देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि जनरल नॉलेज के जो पोर्शन है उसमें इस्लामियत भी आ जाती है, और जनरल साइंस जिसमें हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में से चंद क्वेश्चन आए हैं। और इसके अलावा चंद क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, उसमें है, हु सपोर्टेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में किसने सपोर्ट किया था? हमारा ऑप्शन ए बी जो है वो राइट ऑप्शन है, अल्लामा इकबाल ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बिगन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी नवंबर 1930 में हुई थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, हु वाज द गिवन टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का टाइटल किसको दिया गया था? कायदे आजम को दिया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी होगी पाकिस्तान स्टडीज। सो इन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखकर अंदाजा हो रहा है कि हमारे जनरल नॉलेज में सिर्फ क्या क्या आता है? पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है, हमारी वर्ल्ड स्टडी भी आ सकती है, मतलब वर्ल्ड नॉलेज भी आ सकती है, हमारे चंद एवरीडे साइंस क्वेश्चंस बोले, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जनरल साइंस यानी सम क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी आए हुए हैं। तो आपको जनरल नॉलेज को काफ़ी डीप, मतलब काफ़ी सारे पोर्शंस, डिफरेंट पोर्शंस में प्रैक्टिस से करनी होगी, याद करना होगा।
हमारे कोर्स रिलेटेड एमसीक्यूज भी आए थे लास्ट टाइम, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, 10 एमसीक्यूज थे। तो चंद क्वेश्चन मैंने जो एक्सट्रैक्ट किए वो हैं नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स लेस डैश। नेट सेल्स का फॉर्मूला बताना है। सेल्स में से आप क्या माइनस करेंगे तो नेट सेल्स बनेगा। ऑप्शन डी, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट्स को हम माइनस करते हैं तो हमारा सेल्स नेट सेल्स आ जाता है। और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोथ अ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसा प्रोडक्ट कॉस्ट बताना है जो कि प्राइम कॉस्ट भी हो। प्राइम कॉस्ट वो होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं हम उसे। तो ऑप्शन ए, डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारा प्राइम कॉस्ट भी कहलाता है, ठीक है, और हमारा कन्वर्जन कॉस्ट भी कहलाता है क्योंकि वो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल में हमारा एक कॉस्ट होता है, लेबर। So option is correct. Second is the graph which is plotted for projected net present value and capital rates ratios is called dash। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें और उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को रखें और कैपिटल रेशियोज को रखें तो आप बताएं कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल, उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट इज इफ अ ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹5,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है 5,000, नेट प्रॉफिट हमें 25% दिया गया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 25% है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हम अगर 5,000 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें एक्सपेंसेस बताना है, तो हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,750। तो ये कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसको देखा आपने तो अंदाजा हुआ आपको कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं फाइनेंस के आए हुए हैं, कुछ हमारे अकाउंटिंग के आए हुए हैं जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ये लास्ट टाइम आए थे। तो इट मीन्स कि आपके बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस और बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो भी आपके कोर्स में हैं वो आपको हो सकता है जब सिलेबस आपको न्यू सिलेबस आए तो उसमें आपको डिटेल से बताएं कि किस टाइप के आपके कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट टाइम जो हमारे कंप्यूटर एमसीक्यूज आए थे 5, और उन 5 एमसीक्यूज में तो चंद 3 ये थे which shortcut will be used to make text italic। शॉर्टकट की बतानी है ये italic करने के लिए, तो होती है वो Ctrl+I। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द यूज ऑफ Ctrl+J। Ctrl+J का क्या यूज है, किसकी शॉर्टकट की है, अलाइन जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J करते हैं। और व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक्स होती है। जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आगे लिखा हुआ आता है डॉक्स। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है आप माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आया है, लाइक इटैलिक कैसे होता है, जस्टिफाई कैसे होता है, शॉर्टकट की बतानी है, वर्ड की एक्सटेंशन बतानी है। तो कंप्यूटर की डीप डिटेल्स नहीं बट बेसिक बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हमने पास्ट पेपर के चंद क्वेश्चन देखे ताकि हम सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको OJ3 के तमाम पास्ट पेपर्स के हर क्वेश्चन को डिफाइन करूंगी, दिखाऊंगी किस तरह का पास्ट पेपर आया था। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।